अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे तीर्थराज प्रयाग की, जहां पर आस्था का समागम यानी कि महामेला जारी है। प्रयागराज की पावन धरती पर माघ मेले की छटा निराली है। कड़ाके की ठंड के बावजूद त्रिवेणी संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर से भक्त माघ मेले में शामिल होने और पुण्य कमाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। माघ मेले में भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के इस विराट उत्सव में हर तरफ आस्था और अद्भुत रंग नजर आ रहे हैं। केसरिया वस्त्रों में लिपटे, हाथ में दंड थामे दंडी स्वामियों का संगम तट पर होना इस मेले को दिव्यता प्रदान करता है। तो पति की लंबी आयु और सुहाग के लिए सुहागिनें भी त्रिवेणी संगम में वेणी दान कर रही हैं। पौष पूर्णिमा के साथ ही संगम की रेती पर आस्था का महाकुंभ यानी माघ मेला अपने पूरे शबाब पर है। कड़ाके की ठंड और गंगा की लहरों के बीच श्रद्धा के अनगिनत रंग बिखरे हुए हैं। कोई मोक्ष की कामना लेकर आया है तो कोई भक्ति के रस में सराबोर है। लेकिन आस्था के समंदर में एक ऐसा स्वरूप है जिसके बिना ये मेला अधूरा जैसा है। केसरिया वस्त्र, माथे पर तिलक, पैर में खड़ाऊ और हाथ में भगवा कपड़े में लिपटा दंड, ये है दंडी स्वामी, जो इस तरह के धार्मिक आयोजनों में एक अलग पहचान रखते आए हैं। माघ मेले के शिविरों से लेकर रेतीले रास्तों तक इनकी मौजूदगी एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रही है। ये दंड कोई शस्त्र या सजा देने का साधन नहीं, बल्कि सनातन धर्म और संप्रदाय के प्रति इनके पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। दंड परंपरा की 3 प्रक्रियाएं हैं। ये प्रारंभ तो भगवान नारायण से हुआ है। सर्वप्रथम सत्यनारायण भगवान के रूप में, दंडी स्वामी के रूप में प्रकट हुए थे भगवान नारायण। जो सत्यनारायण के घर कथा घर घर में होती है वो व्यास जी का पहला पुराण है और भगवान बद्रीनारायण का सत्यनारायण का पहला अवतार है सत्यनारायण। वहाँ से दंड परंपरा चली, फिर आदि शंकराचार्य मध्य में आकर के इसका सनातन धर्म का स्थापना करके विस्तार किए। डंडी हर एक चीज का त्यागी हो जाता है, वही डंडी होता है। न उसको खाना से मतलब है, न बिस्तरा से मतलब है, न उठने से मतलब है, न बैठने से मतलब है। सिर्फ वो पूजा में मगन रहता है। ये हमारी हिंदू संस्था है। हिंदू जो आचार्य हमारे स्वामी शंकराचार्य थे आदि गुरु, उन्होंने पद्धति चला दी थी, उसी से चतुर्मासा बराबर वो कल्प बात चल रहा है। मान्यता है कि ये दंडी स्वामी नारायण के अवतार का स्वरूप है, जिनके दर्शन मात्र से ही भगवान नारायण के दर्शन होते हैं। इसलिए माघ मेले में उनकी सेवा किए बिना पूजन दर्शन अधूरा माना जाता है। दंडी स्वामियों का जीवन कठोर अनुशासन की एक जीती जागती मिसाल है। ये स्वयं अग्नि का स्पर्श नहीं करते, यानी भोजन नहीं पकाते। बिना निमंत्रण के कहीं जाना इनके विधान में नहीं है। केवल ब्राह्मण या संतों के निमंत्रण पर ही ये भोजन ग्रहण करते हैं। ग्रंथों में दर्ज ये परंपरा बताती है कि दंडी स्वामी वही हो सकता है जिसने गृहस्थ जीवन के सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया हो। ठीक वैसे ही जैसे जगत गुरु स्वामी महेशाश्रम जी महाराज अपना जीवन बिताते हैं। चित्त जगह ही जाते हैं, सब जगह नहीं जाते दंडी स्वामी। जहाँ आमंत्रित किया जाता है वहीं जाते हैं, और शुद्ध वैदिक तरीका से भोजन बनता हो वहीं जाते हैं। जब अन्य मासों में 11 मास गाँवों में जाते हैं और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, 5-5 घर से भिक्षा लेकर के, 5 घर से, एक दंडी स्वामी सिर्फ 5 घर से 5 रोटियां भिक्षा में ले सकता है और वही खाते हैं वृक्ष के नीचे। ये भी नियम भी है, गंगा के किनारे बैठ के खाओ या बट वृक्ष के नीचे खाओ और बेल वृक्ष के नीचे बैठ के खाओ, आम वृक्ष के नीचे खाओ, लेकिन वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करो और अपना उचिष्ट जो बने वो जमीन में गाड़ दो। अगर कुछ पूरा नहीं खा पाते हो तो भूमि में गाड़ दो, उसको कीट पतंग खाएंगे तो उनको मुक्ति हो जाएगी। त्रिवेणी संगम की रेती पर आस्था के ऐसे कई रंग बिखरे हैं जिनसे सनातन परंपरा, अध्यात्म और संस्कृति का निरंतर प्रसार हो रहा है। संगम तट करोड़ों भक्तों के विश्वास का केंद्र है, जहां हर कदम पर भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। इसी रेती पर एक अत्यंत भावुक और अहम परंपरा है वेणी दान।
जिसके तहत सुहागिन महिलाएं अपने बालों के कुछ हिस्सों का दान त्रिवेणी को अर्पित करती हैं। शास्त्रों में इसे सौभाग्य और पति की लंबी आयु से जोड़कर देखा जाता है। जो स्त्रियां अपनी चोटी का बट करती हैं वो भी होता है वेणी का अर्थ। तो ये जो कर रहे हैं इनको वेणीदान बोलते हैं, मतलब ये स्त्रियां अपना केश का दान करेंगी। ये यहाँ क्यों, ये जो पूजा है सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है, ठीक है। तो यहाँ धारा कितना है? 3 है, गंगा यमुना सरस्वती। और स्त्रियाँ जो अपनी चोटी करती हैं उसका 3 बटकर करती हैं, 3 मतलब भाग में, लेकिन दिखता 2 है, दायां और बायां, बीच वाला गुप्त रहता है, नहीं दिखता। उसी प्रकार धारा यहाँ 3 है, गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन दिखती 2 है, सिर्फ गंगा यमुना सरस्वती गुप्त है, अंतर्वाहिनी इनकी सीधे जैसे इनका केश का बट है उसी तरह। तो इसलिए वेणीदान सिर्फ प्रयाग में होता है। दूसरी बात, इस जो प्रयाग क्षेत्र के इष्ट देव हैं, प्रधान देवता वेणी माधव भगवान। वेणी माधव कौन है? वेणी भगवती रुक्मिणी थी और उनके पति भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले यहाँ वेणीदान किया और यहाँ वेणी माधव के नाम से विराजमान हो गए। यहाँ प्रयागराज में वेणी माधव भगवान के मंदिर है, ऐसे 12 माधव है, लेकिन सभी में वेणी माधव प्रधान है। उनका यहाँ मंदिर भी है प्रयागराज में, गदारागंज क्षेत्र में। वो यहाँ पे वेणीदान किया और वास किया, विराजमान हो गए। संगम तट पर इस परंपरा को महाराष्ट्र से आए कई जोड़ों ने एक साथ निभाया, जिसमें शादी के रिवाजों को दोहराते हुए चोटी का हिस्सा काटा गया। इसे ही वेणीदान कहा जाता है। संगम पे वेणीदान करने का पुण्य हमको हमारे गुरुजन ने बताया। अपने जो सनातन हिंदू संस्कृति है उसमें भी इसका उल्लेख है और ये प्रयागराज संगम पे हम आए हैं तो ये विधि करना जरूरी समझा। हिंदू धर्म के अनुसार ये विधि जरूरी है और हर कोई जो इधर आता है वो ये विधि जरूर करे। पहले का जो था एक दूसरे को समझने का, अभी वो माहौल जरा सोशल मीडिया की वजह से कम हो गया है। तो इसलिए अगर ये प्रथा चालू रही तो मेरे ख्याल से पहली शादी तो भी टिक जाएगी। मान्यता है कि संगम की जलधारा में वेणी अर्पित करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। इस परंपरा के तहत 3 चरणों में वेणी दान किया जाता है। पहले चरण में शादीशुदा जोड़ा गौरी गणेश पूजा और जयमाल का रिवाज निभाता है। दूसरे चरण में महिला श्रृंगार कर वेणी माधव मंदिर में पूजन करती हैं और तीसरे चरण में संगम में आस्था की डुबकी के बाद 3 अंगुल बाल काटकर त्रिवेणी संगम को समर्पित किए जाते हैं। मनुष्य का जो भी दोष प्रायश्चित है वो कहाँ होता है? उनके केस में होता है, शरीर में नहीं होता। जैसे आपके हमारे घर में सूतक लगता है, कोई खत्म होता है तो हम पुरुष लोग क्या करते हैं? हम लोग केस दान करते हैं, मुंडन करते हैं। क्यों? प्रायश्चित उतारने के लिए, शुद्धि के लिए। लेकिन स्त्री ऐसा नहीं करती। शास्त्रों में बोला गया सुहागिन औरतों को केस कटाने के लिए मना है, लेकिन जो स्त्रियों को केस में प्रायश्चित है उसको कैसे करें? बहुत से दोष होते हैं स्त्रियों को, मासिक दोष, गर्भधारण दोष, प्रसूति का दोष। तो उसी के लिए निवारण के लिए यहाँ पे वेणीदान करती है। वेणीदान तो हाँ, और वेणीदान विवाह के उपरांत होता है, पाणी ग्रहण संस्कार के बाद होता है। प्रयागराज के इस पावन रीति पर माघ मेला महज एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की उस आत्मा का प्रतिबिंब है जहाँ वैराग्य और विश्वास एक साथ बहते हैं। यहाँ दंडी स्वामियों का कठोर तप है तो महिलाओं का वेणीदान जैसा निस्वार्थ समर्पण भी है। श्रद्धा किसी सैलाब और आध्यात्म की इसी विरासत के साथ संगम की ये रीति दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देती है। आनंद राज, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं, बात आस्था के और रंगों की करते हैं। सीधा हम आपको लिए चलते हैं गुजरात की उस पावन धरती पर जहां प्रथम ज्योतिर्लिंग विराजमान है, दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर। अरब सागर की लहरों के बीच वो धाम जहां कण कण में शिव का वास है, वहीं से उठ रही है आस्था, स्वाभिमान और सनातन चेतना की गूंज। सोमनाथ महादेव के धाम में पूरे हर्षोल्लास के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हो चुका है। इस पावन मौके पर महादेव के इस धाम की दिव्य और अलौकिक छटा नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी 10 और 11 जनवरी को इस पर्व में शामिल होंगे, जिसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं।
सागर की लहरों के संग जब हर हर महादेव का जय घोष गूंजता है तो इतिहास, आस्था और स्वाभिमान तीनों एक साथ जीवंत हो उठते हैं। ये वही सोमनाथ है जहां आस्था टूटी नहीं, जहां संस्कृति झुकी नहीं और जहां से भारत के स्वाभिमान ने हर बार नया संकल्प लिया। गुजरात के गिर सोमनाथ में इस समय इतिहास, आस्था और शौर्य का महासंगम देखने को मिल रहा है। इस ऐतिहासिक और पावन भूमि पर मनाया जा रहा है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, एक ऐसा आयोजन जो सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि भारत की सनातन चेतना और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। बहुत अच्छा यहाँ माहौल है। अभी हम भी जूनागढ़ से जुड़े हैं, हम 500 साधक जूनागढ़ से आए हैं और हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ कीर्तन करेंगे और ओमकार के नाद करेंगे। 8 तारीख से 11 तारीख को लेकर जो नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सोमनाथ आज पूरा भक्तिमय हो रहा है और पूरा यहाँ भक्तिमय वातावरण है और हम 11 तारीख को भी नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे लिए खूब ये गर्व की बात है। इतने सालों में कभी हमने ऐसा माहौल नहीं देखा। सोमनाथ पूरा भक्तिमय हो गया है। हमें इस पर्व में जुड़ने का जो आनंद मिला है हम अपना सौभाग्य समझते हैं इसके लिए। यहाँ का वातावरण सोमनाथ का बहुत दिव्य है, इतना आनंद आ रहा है, लग रहा है यहाँ ही रुक जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा गिर सोमनाथ भगवानमय हो गया है, शिवमय हो गया है। मंदिर की व्यवस्था और सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के माध्यम से राष्ट्र उन वीरों को नमन कर रहा है जिन्होंने सदियों से सोमनाथ के गौरव को बचाने के लिए संघर्ष किया। मंदिर मार्ग पर की गई भव्य लाइटिंग सोमनाथ की दिव्यता में 4 चांद लगा रही है। इस महापर्व के केंद्र में है सोमनाथ मंदिर का प्रांगण, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। देश भर से आए 2500 से अधिक साधु संतों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार और 72 घंटे तक चलने वाला अखंड ओमकार जाप लगातार जारी है। यह अनुष्ठान न केवल मंदिर की पवित्रता को दर्शाता है बल्कि देश की एकता और शांति की कामना का प्रतीक भी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो उठा हो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन यहाँ सोमनाथ की इस पवित्र धरती पर हो रहा है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग होने के नाते आस्था का प्रतीक देश के करोड़ों लोगों के लिए होने के साथ साथ में सोमनाथ का मंदिर अविनाशी सनातन के प्रतीक रूप में भी है। सोमनाथ का इतिहास केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि संघर्ष और बलिदान का भी है। सदियों से विदेशी आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमले किए, लेकिन हर बार ये मंदिर और मजबूत होकर खड़ा हुआ। इस पर्व के जरिए देश सोमनाथ संघर्ष में शहीदों की बहादुरी और अटूट इतिहास को याद कर रहा है। इन बलिदानों को नमन करने के लिए एक अद्वितीय शौर्य यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है, जो उन वीरों को समर्पित होगी जिन्होंने हमलों के दौरान मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस भव्य शौर्य यात्रा का हिस्सा होंगे। देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर से प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर ये पूरा रास्ता है 2 किलोमीटर लंबा, उसको कुछ इस तरह से सजाया गया है। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्टर है जो बड़े बड़े वो लगाए गए हैं, जिसमें मोदी जी है वो महादेव को प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये पोस्टर है, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर है। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के जो पोस्टर है वो पूरे रास्ते में लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर लोग हैं वो प्रधानमंत्री जब यहाँ से गुजरते हैं तो उसका अभिवादन कर सके। 108 घोड़ों के साथ निकाली जाने वाली ये भव्य यात्रा वीरता और बलिदान की गाथा कहेगी। इस शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति शहीदों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को दर्शा रही है। मोहम्मद गद्दी ने सबसे पहला हमला किया था, उसका 1000 वर्ष होने जा रहा है। तब माननीय मोदी साहब के एक विजन के साथ, दृष्टिकोण के साथ ये पर्व की उजवणी सोमनाथ महादेव के सानिध्य में हो रही है। मुझे खुशी है कि 72 आवर्स के ओमकार के जाप भी यहाँ होंगे।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी गांधीनगर स्थित पौराणिक धौलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करके 72 घंटे के अखंड धुन कीर्तन की शुरुआत की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से प्रारंभ हुआ है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित पौराणिक मंदिर धौलेश्वर महादेव में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी यहाँ देखी जा रही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व खास करके इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करने की कोशिश कई सालों तक आक्रांताओं द्वारा की गई, लेकिन उसके बाद भी सोमनाथ मंदिर जस का तस खड़ा है। पर्व का सबसे भव्य और आधुनिक आकर्षण है अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो। 3000 ड्रोन के माध्यम से सोमनाथ के गौरवशाली इतिहास और भव्यता को आसमान में प्रदर्शित किया जाएगा। यह आधुनिक तकनीक के जरिए इतिहास को जीवंत करने का अद्भुत प्रयास है। सोमनाथ का वर्णन ऋग्वेद, श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महादेव के इस धाम से अनोखी कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों में से रोहिणी से अधिक प्रेम करने के कारण चंद्रदेव को कमजोर होने का श्राप दे दिया, जिससे मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने शिवजी की तपस्या की और यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए और चंद्रदेव को वरदान दिया। इसीलिए शिव के इस धाम का नाम सोमनाथ पड़ा और 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान मिला। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आस्था और राष्ट्रवाद का एक अनूठा संगम है। ये न केवल हमारी जड़ों को जोड़ता है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को बलिदान और स्वाभिमान की प्रेरणा भी देता है। गुजरात की धरती से निकलती ये ऊर्जा पूरे देश में सोमनाथ के गौरवशाली इतिहास की अलख जगा रही है। सोमनाथ से दिलीप मौर्य और अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात आसमान की बुलंदियों पर पहुंच चुकी भारत की बेटियों की। विज्ञान, खेल या बड़े दफ्तरों की अहम जिम्मेदारियों को वो बाखूबी निभा रही हैं। सामाजिक ढांचे की वजह से सदियों तक पीछे रहने वाली बेटियां अब हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकल रही हैं। आसमान की छूती उनकी इसी कामयाबी ने बड़े बड़े शहरों की तस्वीर भी बदल कर रखती है। इस तरह के पेशे में उनकी मौजूदगी दर्ज हो रही है। फिर भी ये सवाल अपनी जगह खड़ा है कि क्या देश का हर बड़ा शहर उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर के लिहाज से कौन से शहर हैं जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो रहे हैं? इन सभी बातों को बहुत ज़रूरी माना गया है और इन सवालों का जवाब देने के लिए कंसल्टिंग फर्म अवतार की TCWI यानी कि टॉप सिटीज़ फॉर विमेन इन इंडिया की रिपोर्ट हैरान करने वाली है, जो दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी तस्वीर पेश करती है। साथ ही साथ 10 विमेन फ्रेंडली शहरों की पहचान भी करवाती है। आसमान की बुलंदियों पर है भारत की बेटियां। ज्ञान हो, विज्ञान हो, खेल हो या बड़े दफ्तरों की अहम जिम्मेदारी, सदियों तक जो पीछे थी अब हर क्षेत्र में 2 कदम आगे दिखती हैं। उनकी कामयाबी ने शहरों की परंपरागत तस्वीर बदल दी है, क्योंकि हर काम में उनकी मौजूदगी है। लेकिन क्या हर शहर की आबोहवा उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है? कौन से शहर महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर के नजरिए से बेहतर है? और सबसे बड़ा सवाल कि महानगर और बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है? कंसल्टिंग फर्म अवतार की TCWI यानी टॉप सिटीज फॉर विमेन इन इंडिया की रिपोर्ट हैरान करने वाली है, जो दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी तस्वीर दिखाती है। साथ ही बताती है कि कौन सा शहर ज्यादा विमेन फ्रेंडली है। इस लिस्ट से बाहर हुई दिल्ली को ये समझना होगा कि महिलाओं को सिर्फ नौकरी दे देना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित माहौल भी तैयार करना होता है। सुरक्षित माहौल वहाँ भी जहाँ वो काम करती हैं और वहाँ भी जिन सड़कों से गुजरते हुए वो अपने घरों तक किसी भी वक्त आसानी से पहुँच सकती हैं। अवतार की रिपोर्ट में देश के बड़े शहरों को महिलाओं के नजरिए से यानी सुरक्षा, शिक्षा, करियर के आधार पर अंक दिए गए हैं।
और टॉप 10 शहरों की सूची बनाई गई है। इसमें बेंगलुरु 53.29 अंकों के साथ सबसे ऊपर है, जहां महिलाओं के लिए करियर से जुड़े मौके और इंडस्ट्री सपोर्ट सबसे ज्यादा है। दूसरे पायदान पर चेन्नई है, जो सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक कारक में महिलाओं के लिए आगे है। बेंगलुरु और चेन्नई के बाद पुणे, हैदराबाद और मुंबई ने भी टॉप 5 में जगह बनाई है। टॉप 10 में गुरुग्राम, कोलकाता, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और कोयम्बटूर ने जगह बनाई है। चेन्नई और बेंगलोर भारत के दो महत्वपूर्ण शहर हैं और वहाँ पर जो महिलाओं को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। लिटरेसी रेट अच्छी है और चूंकि रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ एक तरह की भाषा, खान पान, रहन सहन वो बोला जाता है और पुलिस और प्रशासन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव है और बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। तो लिटरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है चेन्नई और बेंगलोर में, जो वहाँ के महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। 2024 की तुलना में दिल्ली टॉप 10 के लिस्ट से बाहर हो गई है। अफ्तार की सालाना रिपोर्ट राजधानी दिल्ली के लिए चिंता की वजह हो सकता है। दिन में तो फिर भी लड़की आपको दिख जाएगी, रात को तो सब पेरेंट्स भी डरते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी इश्यूज हैं रात को। विमेन आफ्टर 7 और 8, इनफैक्ट माय ओन मदर मुझे नहीं भेजती 7 और 8 के बाद, क्योंकि शी इज़ अफ्रेड। लेकिन बेंगलुरु और मुंबई समेत कई शहरों के लिए शुभ संकेत है, जो बता रही है कि बड़े शहरों की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और सुरक्षा भी पुख्ता हुई है। 125 शहरों में महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और करियर ग्रोथ के आधार पर कंसल्टिंग फर्म अफ्तार ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इसके लिए शहरों की रैंकिंग CIS यानी सिटी इंक्लूजन स्कोर के आधार पर की गई है। सिटी इंक्लूजन स्कोर यानी CIS के लिए 2 पैमाने हैं। पहला सोशल इंक्लूजन स्कोर यानी SIS है, जिसमें किसी शहर में रहना कितना आसान है, इस दौरान उनकी सुरक्षा के अलावा नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी। CIS के लिए दूसरा पैमाना इंडस्ट्रियल इंक्लूजन स्कोर यानी IIS है, जिसमें महिलाओं के अनुसार कंपनियों की संख्या या वो उद्योग जहां पुरुषों के बराबर महिलाओं के लिए मौके हों। इसके अलावा कंपनियों की तरफ से करियर में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं के लिए सहयोग और सुविधाएं हों। हमारे देश में अच्छी खासी तादाद उन लड़कियों की है जो बड़े शहरों में नौकरी या पढ़ाई के लिए जाती हैं। उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर माता पिता की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन नई रिपोर्ट में जो तस्वीर सामने आई है वो सुखद है, क्योंकि पिछले रिपोर्ट की तुलना में इसमें टायर 2 सिटीज की भागीदारी बढ़ी है। यानी विमेन फ्रेंडली अब सिर्फ मेट्रो सिटी नहीं है, बल्कि दूसरे बड़े शहर भी हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।